अच्छा जी, सिमेंटिक नेटवर्क्स के बाद हमारे पास जो नाली रिप्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्कीम है वो है आपके पास स्कीमास। स्कीमास में क्या होता है कि आपके पास एवरीडे नॉलेज जो होता है या जो रीजनिंग प्रोसेस होता है वो आपके पास फिक्स होता है और वेल नोन होता है। यानी जो आपके पास डिफरेंट रोज़मर्रा यूज़ का जो नॉलेज या जो आप रीजनिंग करते हैं वो आपके पास फिक्स होता है और आपको ऑलरेडी पता होता है। कैसे पता होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू टिपिकल ऑब्जेक्ट्स। कि आपको कुछ चीज़ें या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पहले से आपको उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं या एक्सपीरियंस होता है विद कन्वेंशनल अंडर एंड अनवेरिंग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक ही तरीके से हो रहे होते हैं और उनका आपको ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं खाना खाने जाना है किसी रेस्टोरेंट में, तो उसका एक जो प्रोसीजर है वो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने खाना खाने के लिए अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो सबसे पहले आपने वहाँ पे इंटर होना है, आपने वहाँ पे मेन्यू देखना है और वहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करना है और आपको खाना देगा तो आपने पेमेंट करके फिर आपने वहाँ से वापस आ जाना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको अच्छी तरह से पता होता है। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप नॉलेज। इस तरह के जो भी नॉलेज है जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह नॉलेज रखते हैं या उसका आपको पता होता है, ऐसे नॉलेज को हम स्टीरियोटाइप नॉलेज कहते हैं। वी रिप्रेजेंट सच नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्कीमास। जब आपके पास इस तरह का नॉलेज हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम स्कीमास कहते हैं। A schema is a method of organizing, presenting and using stereotype knowledge। कि स्टीरियोटाइप नॉलेज को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को आप स्कीमा कहते हैं, इस मेथड को आप स्कीमा कहते हैं। और फॉर कंप्यूटर रीजनिंग, और ये काम आप सारे जो है वो रीजनिंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो उस नॉलेज के ऊपर कोई रीजनिंग परफॉर्म करे और आपको रिज़ल्ट दे। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमास। दो तरह की स्कीमास मोस्टली यूज़ होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक है आपके पास फ्रेम्स और दूसरा है आपके पास स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले देखते हैं फ्रेम्स क्या हैं। A frame is a relatively large block or chunk of knowledge about a particular object, event, location, situation or other element। कि आपके पास लार्ज अमाउंट में या एक आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ की फॉर्म में जब आपके पास नॉलेज होता है तो इस तरह के नॉलेज को आप फ्रेम्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो नॉलेज किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी लोकेशन के बारे में, सिचुएशन और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में। फ्रेम डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट इन ग्रेट डिटेल। कि फ्रेम की मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को की बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। द डिटेल इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट्स। अब फ्रेम के अंदर आपके पास स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर आपने उस नॉलेज को या उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। विच डिस्क्राइब्स वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो सिचुएशन है या इवेंट है या लोकेशन है उसके बारे में वो डिफरेंट तरह के जब आप एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उन एट्रीब्यूट्स को आप स्लॉट्स के अंदर फिलअप कर रहे होते हैं या स्लॉट्स के अंदर आप उनको मेंशन कर रहे होते हैं। फ्रेम मोस्टली रिप्रेजेंट वेल नोन और स्टीरियोटाइप नॉलेज। दे प्रोवाइड ए बेस ऑफ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं आपके पास फ्रेम्स। व्हेन वी थिंक ऑफ फ्रेम एज ए नेटवर्क ऑफ नोड्स एंड रिलेशंस, उसी तरह आप जिस तरह आपने सिमेंटिक नेटवर्क को डिस्क्राइब किया था जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट नोड्स एंड उनके रिलेशंस होते थे, इसी तरह हम फ्रेम्स के अंदर भी नोड्स और रिलेशंस बना सकते हैं।
द टॉप लेवल्स ऑफ ए फ्रेम आर फिक्स्ड, कि जो टॉप लेवल के जो फ्रेम्स होते हैं वो मोस्टली फिक्स होते हैं, एंड रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू अबाउट ए सपोज्ड सिचुएशन। उसी तरह जिस तरह पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, इसी तरह अगर आप फ्रेम्स का पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाएं तो जो आपके टॉप लेवल के फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन जो होती है वो मोस्टली फिक्स्ड फॉर्म में होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चाइल्ड्स की तरफ आ रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आपकी आ रही होती हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। The lower levels have many terminals or slots that must be filled by specific instances or data। कि फ्रेम के अंदर आपके पास डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं जिनको स्लॉट्स कहते हैं, जो कि आपने फिलअप करनी होती है विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ डेटा और डेटा। Each terminal can specify conditions that an object must meet। आप डिफरेंट टर्मिनल्स के अंदर कुछ कंडीशंस या कुछ आप ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं जो कि उस स्लॉट ने या उसके अंदर जो मौजूद डाटा है वो उनको मीट करता है या उनको स्पेसिफाई उसके मुताबिक होता है वो डाटा। फ्रेम्स का अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखें तो फ्रेम के अंदर आपके पास फ्रेम का नाम होगा, उसके क्लास का नाम होगा, यानी वो फ्रेम किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे और प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी कोई एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होगी, और ये इन चीज़ों को हम स्लॉट्स कहते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी और उनकी आगे स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फ्रेम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फ्रेम के अंदर आपके पास एक ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल फ्रेम है और एक इंजन फ्रेम है। अब इसमें सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट है या ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट स्लॉट्स बनी हुई हैं। सबसे पहली स्लॉट है क्लास। क्लास के अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये कि ये जो ऑटोमोबाइल है ये ट्रांसपोर्टेशन की क्लास की जो है एलिमेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर आप डिफरेंट अपनी मर्ज़ी के एट्रीब्यूट शामिल कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है तो आप यहाँ पे किसी मैन्युफैक्चरर का नाम लिख दिया यहाँ पे। इस तरह अब ये जो ऑटोमोबाइल है ये कोई स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल है जो कि किसी क्लास से हमने ली हुई है और फर्दर हम इसके बारे में डिटेल दे रहे हैं। इस तरह ओरिजिन है, जापान की बनी हुई है, मॉडल है 1800 सीसी की पावर है, टाइप जो है वो सेडान है, मींस के इसके 4 डोर्स हैं, व्हील्स आपके पास 4 हैं, डोर्स आपके पास 4 हैं। तो ये देखें इसके साथ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने स्लाइड में बात की थी कि कुछ चीज़ें जो हैं ईच टर्मिनल कैन स्पेसिफाई कंडीशंस, यानी आपने कुछ फर्दर वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि उसके डेटा को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा रही हैं। तो ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो कि बाद में फ़र्दर अगर हम इससे मज़ीद फ्रेम्स इनहेरिट करें तो वो वहाँ पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि स्टीरियोटाइप नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमें पता होता है एक गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, उसका जो अगर वो सेडान है तो उसके 4 डोर्स होंगे और मोस्टली जो टायर्स हैं वो हर गाड़ी के 4 होते हैं। तो ये आपके पास जो नॉलेज है ये स्टीरियोटाइप नॉलेज है, यानी स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल नॉलेज है। इस तरह ट्रांसमिशन है, आपके पास 5 स्पीड ऑटोमेटिक इंजन है। अब यहाँ पे इंजन देखें और इसके आगे 5 सिलेंडर के बाद एक लिखा हुआ रेफरेंस इंजन फ्रेम। जिस चीज़ के आगे जब आप रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पे इंजन फ्रेम, यानी इससे मुराद है कि ये जो स्लॉट है ये फर्दर मज़ीद किसी फ्रेम को पॉइंट कर रही है या उसके साथ इसका रिलेशन है जिसका नाम है इंजन। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक इंजन फ्रेम बना हुआ है, तो ये आपका एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन रहा है। इस तरह एक्सेलरेशन बताई हुई है यहाँ पे, इसके साथ जो लिखा हुआ है प्रोसीजरल अटैचमेंट। प्रोसीजरल अटैचमेंट एक्चुअली आपके पास ऐसी स्लॉट्स होती हैं जिनको आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं
या उनकी वैल्यू को आप किसी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्लॉट्स के साथ आपने प्रोसीजरल अटैचमेंट का वर्ड लिखना होता है या कंप्यूटेशनल वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जिससे पता चले कि इसको आपने कंप्यूट करना है या उसको आपने मेजर करना है। इसी तरह गैस माइलेज है, वो भी आपके पास एक प्रोसीजरल अटैचमेंट है। अब ये देखें, इसके आगे 22 माइल्स पर गैलन उसकी एवरेज दी हुई है। अब ये जो एवरेज इन्होंने कंप्यूट की हुई है, ये किसी फार्मूला के तहत निकाली हुई है। तो आपने इस फार्मूला को भी किसी फ्रेम में या स्पेसिफाई करना होता है, जो भी प्रोसीजरल अटैचमेंट होती है। तो माइल्स पर गैलन किस तरह निकालते हैं कि आपके पास मेथड क्या है कि आप टैंकी को फुल करते हैं, फिर आप उसके बाद आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस आप तय करते हैं, उसके बाद आप फ्यूल को दोबारा मेजर करते हैं और जो फ्यूल आपका कंज्यूम हुआ है और जो डिस्टेंस आपने कवर किया उस पर आप जब उनको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी जो एवरेज फ्यूल कंजप्शन है वो आपके पास आ जाती है। तो ये आपके पास एक पूरा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। तो इस चीज़ को आप प्रोसीजरल अटैचमेंट कहते हैं, यानी एक प्रोसीजर है जो कि इसके साथ आगे फर्दर अटैच हुआ है, जो कि आप जिसकी मदद से ये वाली वैल्यूज़ आपको मिली हैं। इस तरह इंजन है, इंजन में अब आप देखें, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि 5 सिलेंडर का इंजन है, लेकिन यहाँ पे जब आप इंजन वाले फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे उसकी कुछ स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंशन की हुई, यानी इंजन सिलेंडर का बोर, सिलेंडर स्ट्रोक, कंप्रेशन रेशो, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल डिटेल को इसमें फर्दर स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी पेरेंट कैटेगरी को या पेरेंट फ्रेम को देखें तो इसमें जस्ट 5 सिलेंडर लिखा हुआ है, उसकी एक टाइप लिखी हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई। तो ये आपके पास स्टीरियोटाइप नॉलेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रेम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर फ्रेम्स आर मोस्टली कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म ए हायरार्की टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। अब जब रीजनिंग का प्रोसेस उसको सपोर्ट करने के लिए फ्रेम्स आपस में एक हायरार्की बना रहे होते हैं। इन ए हायरार्की वन फ्रेम इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स पेरेंट फ्रेम। उसी तरह जिस तरह इंजन ने अपने पेरेंट फ्रेम की यानी 5 स्ट्रोक को उसने 5 सिलेंडर को उसने इनहेरिट किया और प्लस उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फ्रेम्स आर प्रोग्राम यूजिंग AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक लिस्प। स्पेशल फ्रेम बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स आर आल्सो अवेलेबल। कुछ लैंग्वेजेस हैं या कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनमें आपको फ्रेम बेस्ड प्रोसेसिंग जो है वो आसानी के साथ उसमें आप कर सकते हैं। सर्च एंड पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेम्स एज जैसा कि हमने अर्ली डिस्कस किया था कि ट्रीज़ से या सिमेंटिक नेटवर्क से जब हम इंफॉर्मेशन फैच करते हैं तो उसके लिए हम सर्च एंड पैटर्न मैचिंग यूज़ करते हैं। तो फ्रेम्स से भी हम इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यही टेक्निक यूज़ करते हैं। ये आप एक हायरार्की देख सकते हैं फ्रेम्स की। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक फ्रेम है, उसके अंदर आपने कार की जो एक स्लॉट है उसको फर्दर एक्सपेंड किया है और जनरल कार का एक फ्रेम बनाया है। जनरल कार के अंदर आपने फिर एक ऑटो का स्लॉट है, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक ऑटो का स्लॉट है जो कि फर्दर आपके पास स्पेसिफिक कार के पास आपको लेके जा रहा है, जो कि होंडा 1800 सीसी का फ्रेम है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। अब उसके अंदर वो जो इंजन स्लॉट थी उसको आप फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हैं इंजन फ्रेम के अंदर। तो ये आपके पास एक तरह की हायरार्की बन जाती है। यहाँ पे आपके पास जितना आप नीचे जाते जाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक होती जाएगी, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो या जो आपका नॉलेज है वो स्टीरियोटाइप्ड होता जाएगा। अब स्लॉट की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिखी थी या आपके पास वो प्रोसीजरल अटैचमेंट थी, तो इसके अलावा और भी कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आपके पास इंस्टेंस आ जाता है। इंस्टेंस क्या करता है, रिलेट्स ए स्लॉट विद ए क्लास। जिस तरह हमने उस स्लॉट के अंदर एक के अंदर हमने उसकी क्लास का नाम लिखा था, तो इंस्टेंस क्या करता है, उस क्लास के साथ आपके फ्रेम को जो पेरेंट फ्रेम है या जो क्लास है उसके साथ रिलेट करता है। इसी तरह डेफिनेशन के अंदर आप
स्लॉट वैल्यू और टेक्स्ट, जो आपकी हर स्लॉट के आगे जो वैल्यूज़ थी वो आपकी एक्चुअली डेफिनेशंस थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं? इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ स्लॉट, जिस तरह हमने 4 डोर्स लिखा हुआ था एक्सेडान के लिए, कैन बी ओवर रिटन, इनको आप फर्दर किसी फ्रेम के अंदर ओवर राइट भी कर सकते हैं। डोमेन के अंदर स्लॉट एलिमेंट्स, डोमेन फॉर एग्जांपल इंटीजर है, कैरेक्टर है, एक्सेट्रा, के उस स्लॉट के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है, वो कैरेक्टर टाइप की है, या वो जो भी जो उसकी टाइप है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह रेंजेस आ जाती हैं, जिस तरह आपने कोई स्पेसिफिक रेंज है फ्रॉम 0 to 100 और 50 to 150, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ आप रेंज का वर्ड एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। फिर रेंज कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो विद इन सम फिक्स्ड कंस्ट्रेंट आए, लाइक ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20 वैल्यू आपकी होनी चाहिए उस एट्रीब्यूट की, तो उसको आप रेंज कंस्ट्रेंट कहते हैं। इस तरह टू कंप्यूट, जो कि हमने प्रोसीजर अटैचमेंट में देखा था कि आप किस चीज़ को कंप्यूट कर रहे हैं और किस तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ आप टू कंप्यूट लिख सकते हैं। इसी तरह सिंगल वैल्यूड के साथ मींस कि वो सिर्फ सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेंगी, एक डिजिट या एक इंटीजर आपको रिटर्न करेंगी, तो उनके साथ आप सिंगल वैल्यू की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। इस तरह ट्रांसफर्स थ्रू का एट्रीब्यूट क्या है कि इनहेरिटेंस आप लिख सकते हैं कि आपका जो फ्रेम है या जो स्लॉट है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट से इनहेरिट होके आ रही है। तो ये कुछ आपकी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप स्लॉट्स के साथ इजीली मेंशन कर सकते हैं। स्कीमा की जो हमारी दूसरी टाइप है, एक हमारे पास फ्रेम्स थी और दूसरी आपके पास स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम सिमिलर टू फ्रेम। ये आपके पास फ्रेम की तरह की एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम है, लेकिन क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्ट डिस्क्राइब्स ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि ये ऑब्जेक्ट की डिटेल बताने के बजाय ये आपके पास कुछ इवेंट्स हैं उनकी डिटेल बता रही होती है स्क्रिप्ट। जिस तरह आपने देखा होगा ड्रामाज या मूवीज़ के जो स्क्रिप्ट होते हैं वो उस मूवी या ड्रामा के हर सीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर या मूवी के अंदर डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं। कोई बंदा आ रहा है, कोई बंदा जा रहा है, कोई बंदा खाना खा रहा है, तो ये उसको एक जब आप स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आप एज ए इवेंट उसको लिख रहे होते हैं। तो लाइक फ्रेम्स इट आल्सो पोर्ट्रेज स्टीरियोटाइप्ड सिचुएशन। स्क्रिप्ट के अंदर भी आपने स्टीरियोटाइप इंफॉर्मेशन को मोस्टली वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। ए स्क्रिप्ट यूजली यूजेज ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। जो स्क्रिप्ट होता है इसका कोई ना कोई इन्वायरमेंट या कंटेक्स्ट होता है जिसकी बेस पे वो स्क्रिप्ट जो है वो काम कर रहा होता है, यानी एक ख़ास माहौल होगा जिसमें आपका वो स्क्रिप्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा, या एक सिनेरियो होगा या कोई सिचुएशन होगी जिसको आपका स्क्रिप्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ए स्क्रिप्ट यूजेज ए सीरीज ऑफ स्लॉट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एन इवेंट। अब किसी भी इवेंट के अंदर या तो कुछ लोग होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगी या कुछ एक्शंस होंगे, तो इन सारी चीज़ों को जो है आपका जो स्क्रिप्ट है वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी वन आफ्टर अनदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनका एक सीक्वेंस बना के आपका स्क्रिप्ट जो है वो सारे नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ए टिपिकल स्क्रिप्ट कंटेंस द फॉलोइंग एलिमेंट्स। 4 चीज़ें होती हैं मोस्टली किसी स्क्रिप्ट के अंदर। एक एंट्री कंडीशंस होती हैं, प्रॉप्स होती हैं, रोल्स होते हैं और सीन्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंट्री कंडीशंस क्या होती है। एंट्री कंडीशंस डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर द इवेंट सो दैट द इवेंट इन द स्क्रिप्ट कैन टेक प्लेस। कि किसी भी इवेंट को होने के लिए जो जो कंडीशन रिक्वायर होती हैं उन कंडीशन को आप एंट्री कंडीशन कहते हैं। अगर आपके पास एंट्री कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करता आपका स्क्रिप्ट, तो आपका जो फर्दर इवेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। इसकी आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर प्रॉप्स क्या होते हैं? रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उस स्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या ऑब्जेक्ट्स यूज़ होती हैं उनको हम प्रॉप्स कहते हैं। इसी तरह रोल्स होते हैं। रोल्स रेफर टू द पीपल इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट,
कि जो जो लोग या लिविंग थिंग्स आपकी उस स्क्रिप्ट के अंदर या उस इवेंट के अंदर यूज़ हो रही हैं उसको आप रोल्स कहेंगे। और लास्ट है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आर द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट आफ्टर द इवेंट इन द स्क्रिप्ट हैव अकर्ड, कि जब आपका स्क्रिप्ट या आपका इवेंट जो है वो अक्कर हो जाता है, उसके बाद उस इवेंट के होने के बाद जो कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं उन कंडीशंस को आप कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट ऑफ दैट इवेंट हैं। और लास्ट है ट्रैक। ट्रैक रेफर्स टू द वेरिएशंस दैट माइट अकर इन ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, कि किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर जो उसका डिफरेंट वेरिएंट आप कह सकते हैं या डिफरेंट उसका फ्लेवर जो भी है उस चीज़ को आप ट्रैक कह सकते हैं। यानी एक स्क्रिप्ट के बहुत एक से ज़्यादा आपके पास या एक इवेंट के एक से ज़्यादा आपके पास सब इवेंट्स हो सकते हैं या स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं जिनको आप ट्रैक्स कहते हैं। सीन्स रेफर टू द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द स्क्रिप्ट, कि जो इवेंट्स एक्चुअल इवेंट्स एक स्क्रिप्ट के अंदर अक्कर हो रहे होते हैं सीक्वेंस वाइज, उनको आप सीन्स कहते हैं। अब स्क्रिप्ट की एग्जांपल देखें। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का स्क्रिप्ट है। रेस्टोरेंट के स्क्रिप्ट के अंदर उसी तरह स्लॉट्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं बता रहे बल्कि इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक आपका क्या है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अब ये एक वेरिएंट है, एक रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट का इवेंट है और उसका एक वेरिएंट है जिसको आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से आम रेस्टोरेंट से डिफरेंट होते हैं। उनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा जदीद भी होता है और उनकी फ़ूड भी डिफरेंट तरह की होती है। तो आपने यहाँ पे इसका एक वेरिएंट बना लिया जिसको आप ट्रैक कहते हैं। रोल्स के अंदर उसमें क्या आ जाते हैं, रोल्स में जो पीपल इन्वॉल्व हैं उसके अंदर एक कस्टमर होता है, एक सर्वर होता है जो उसको चीज़ें प्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स के अंदर काउंटर, ट्रे, फूड, मनी, नैपकिन, साल्ट, पेपर, फूड, कटलरी, ये सारी चीज़ें जो कि उस प्रोसेस में या उस इवेंट्स में एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है उसको आप प्रॉप्स कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अब एंट्री कंडीशन में हमने कहा था कि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो मीट करेगा तब इवेंट अक्कर होगा, अदरवाइज़ अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका इवेंट अक्कर नहीं होता। तो रेस्टोरेंट के इवेंट के लिए या एक बंदा है वो रेस्टोरेंट जाना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ एंट्री कंडीशंस हैं। क्या है कि कस्टमर इज़ हंग्री और कस्टमर हैज़ मनी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, इनमें से एक चीज़ नहीं है, तो आपका जो रेस्टोरेंट का स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर आपका कस्टमर को भूख नहीं लगी हुई तब भी वो रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तब भी वो रेस्टोरेंट नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं सीन्स। इसमें 3 तरह के सीन्स हैं। एक है एंट्री, उसके बाद ऑर्डर फूड और उसके बाद ईटिंग। और इसका एक और सीन है जो कि ऑप्शनल है। सीन 1 में देखते हैं क्या होता है। कस्टमर पार्क्स द कार, कस्टमर एंटर्स द रेस्टोरेंट, कस्टमर वेट्स इन द लाइन एट द काउंटर एंड कस्टमर रीड्स द मेन्यू ऑन द वॉल एंड टेक्स ए डिसीजन अबाउट व्हाट टू ऑर्डर। उसमें काम एंट्री पे वो 4 चीज़ें कर रहा होता है। गाड़ी पार्क कर रहा होता है, रेस्टोरेंट में एंटर होता है, वेट करता है अपनी टर्न का, और क्या करता है मेन्यू देखता है और डिसीजन लेता है कि उसने क्या ऑर्डर करना है। सीन 2 के अंदर वो क्या करता है, फूड को ऑर्डर करता है। फूड ऑर्डर करने में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। कस्टमर गिव्स ऑर्डर टू सर्वर, सर्वर फिल्स ऑर्डर बाय पुटिंग फूड ऑन द ट्रे एंड कस्टमर पेज टू द सर्वर। ये एक सीन है जो कि ऑर्डरिंग, फूड ऑर्डरिंग का के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इज सीन नंबर 3 है ईटिंग। कस्टमर गेट्स नैपकिन्स, कटलरी एक्सेट्रा, customer takes tray to an unoccupied table and customer eats food quickly। ये 3 चीज़ें कर रहा होता है ड्यूरिंग ईटिंग एक कस्टमर। ये सीन नंबर 3 है। इसी तरह सीन नंबर 3A जो कि ऑप्शनल है, टेक अवे, या आप वहाँ बैठ के खाएंगे या आप वहाँ से खाना ऑर्डर करके अपने साथ ले जाएंगे। तो उसके लिए कस्टमर टेक्स अवे फूड विद हिम एंड एग्जिट द रेस्टोरेंट।
अब ये दो सीन्स जो हैं ये इनमें से एक आपका एग्जीक्यूट होगा, या वो वहाँ बैठ के खाएगा या वो ले जाएगा, या दोनों भी हो सकते हैं कि उसने वहाँ पे भी खाया और साथ कुछ खाना अपने ले भी किया, लेकिन ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है। इस तरह सीन 4 एग्जिट का है कि कस्टमर पुट्स द डिशेस बैक, कस्टमर लीव्स द रेस्टोरेंट एंड कस्टमर्स ड्राइव अवे। अब ये आपके पास जो सीन्स हैं ये आपके पास आप देख सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप नॉलेज है, यानी आपको पता होता है कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होनी हैं। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट्स बने होते हैं या सीन्स एक तरह से बनाए हुए हैं जो कि स्टीरियोटाइप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर लास्ट में आपके पास स्लॉट में रिजल्ट्स के आपका जो जब इवेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके बाद कौन सी कंडीशन है जो कि ट्रू होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस इसके बाद ट्रू हो सकती हैं। क्या है, कस्टमर इज़ नो लॉन्गर हंग्री, ही हैज़ लेस मनी, कि जो पैसे वो लेके आया था पेमेंट करने के बाद उसके जो पास जो पैसे हैं वो कम हो गए हैं। कस्टमर इज़ हैप्पी, खाना खाने के बाद वो हो सकता है हैप्पी फील करे। कस्टमर इज़ अनहैप्पी, एक रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि उसको खाना अच्छा नहीं लगा और वो हैप्पी फील नहीं कर रहा। या कस्टमर इज़ टू फुल, या उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है या उसका स्टमक अपसेट हो गया है। तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो कि आपके रिज़ल्ट्स हो सकते हैं आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इवेंट्स। तो ये आपका एक रेस्टोरेंट का स्क्रिप्ट था। अब स्क्रिप्ट का फ़ायदा क्या है? स्क्रिप्ट इज़ यूज़फुल इन प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन सर्टेन सिचुएशन, कि आपने स्क्रिप्ट्स बनाए हुए हैं जिनकी मदद से आपको पता चल जाता है या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक सर्टेन सिचुएशन है, यानी एक कस्टमर खाना ऑर्डर करना चाहता है तो उसको कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ेगा और अल्टीमेटली उसके साथ क्या होगा, यानी एक आप अच्छा गेस डिज़ाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स की मदद से। A script can help the computer to predict what will happen to and whom and when. इसकी मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे किस बंदे के साथ क्या इवेंट या क्या वाक़या होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ ईटिंग जो वेटर है या जो सर्वर है वो ट्रे लेके कस्टमर के पास आएगा। तो ये एक इवेंट है जो कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये ड्यूरिंग द ईटिंग सीन ये वाला इवेंट जो है वो अक्कर होगा। इसी तरह देयर आर सो मैनी इवेंट्स एंड सिचुएशन दैट आर स्टीरियोटाइप्ड एंड वी मोस्टली टेक देम फॉर ग्रांटेड, बट व्हेन they are important for the computer to solve the problems and answer questions। कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स या सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनको हम वैसे तो नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने अगर होटल में जाके खाना खाया है और एक प्रोसेस है जो हमारे जहन में ऑलरेडी होता है कि हमने ये स्टेप्स लेने हैं और हम उनको सोचते नहीं हैं, हम मीन्स कि हम उनको अपने माइंड में कंसिडर नहीं करते कि हमने ये मेथड अडॉप्ट करना है, वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें हम कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हमें ईच एंड एवरी डिटेल कंप्यूटर को किसी फॉर्म में देनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो नॉलेज है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है और वो इवेंट्स की फॉर्म में होता है, तो उसको हम कंप्यूटर को फीड करवाने के लिए या नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको इसी तरह स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और कंप्यूटर को समझने में आसानी हो। होता क्या, बाई यूजिंग स्क्रिप्ट पैटर्न मैचिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स कैन आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज़ द कस्टमर डू फर्स्ट। आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आप स्क्रिप्ट से पूछ सकते हैं या स्क्रिप्ट के ऊपर पैटर्न मैचिंग या सर्चिंग की टेक्निक्स अप्लाई करके आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं कि व्हाट डज़ द कस्टमर डू फर्स्ट। तो उसका आंसर वो आपको देगा कि पार्क्स द कार एंड एंटर्स द रेस्टोरेंट। इसी तरह टू होम डज़ ही पे, वो किसको पे करता है, तो ऑफ कोर्स सर्वर को पे कर रहा होता है। Every restaurant, these are the common practices, so we call the knowledge as stereotype knowledge। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन रूल्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आजकल भी यूज़ हो रहा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। देयर आर टू
पार्ट स्टेटमेंट्स दैट एम्बॉडी स्मॉल पीसेज ऑफ नॉलेज। प्रोडक्शन रूल के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं मोस्टली, जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, नॉलेज को एम्बॉडी कर रही होती हैं, या उनके अंदर आप नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट दैट एक्सप्रेसेस ए सिचुएशन और प्रीमाइस। कि आपका जो उस रूल का फर्स्ट पार्ट है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और वो क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है, किसी सिचुएशन को या किसी प्रीमाइस को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ दैट रूल इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंट, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके किसी एक्शन को या कंक्लूजन को। यहाँ पे आप मैपिंग करके देखें, एंटीसीडेंट, कंसिक्वेंट, सिचुएशन, एक्शन, प्रीमाइस और कंक्लूजन। तो ये हमने प्रीमाइस और कंक्लूजन्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे आई थिंक वैक्यूम क्लीनर के चैप्टर एग्जांपल में, कि आपके कुछ कंडीशन एक्शन रूल्स होते थे, किसी कंडीशन की बेस पे आपने कुछ स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना था। तो ये प्रोडक्शन रूल भी एक्चुअली वही काम कर रहे होते हैं कि किसी कंडीशन को लेके उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रूल इज़ ए स्टेटमेंट विद प्रीफिक्स इफ़। कि आपके रूल का जो फर्स्ट पार्ट है या जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो प्रीफिक्स होता है वो इफ़ होता है, while the right hand side of the rule has a prefix then। तो at the end ये उसी तरह की if and then वाली statements बन जाती हैं। For example, if the price of a stocks drop below $500 then buy 100 shares। तो ये आपके पास एक प्रोडक्शन रूल है जिसमें if और then प्रीफिक्स यूज़ हुए हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के साथ, और आपके पास कंडीशन एक्शन रूल भी है एक तरह से, या सिचुएशन के मुताबिक आपने एक्शन लेना है, या एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट आपके पास दो स्टेटमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्टेटमेंट इन द सेकंड पार्ट इज़ वैलिड ओनली इफ़ द स्टेटमेंट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और सेटिस्फाई ए सर्टेन कंडीशन। कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसी वक्त वैलिड होगी जब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, या वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे देखें, अगर आपकी स्टॉक्स जो हैं वो ड्रॉप होते हैं $500 से नीचे, तब आपका जो है वो शेयर आपने बाय करने हैं। तो आपकी फ़र्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तब आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ आप स्टॉक्स को या शेयर्स को बाय नहीं कर सकेंगे। Production rules are one of the most flexible forms of knowledge representation। प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो सिमेंटिक नेटवर्क्स की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। इसमें आप डाटा को इजीली ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और इजीली उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। easy to create, understand because they are similar to how our own brain and store and apply knowledge। कि हमारा जो इंसान का जो ब्रेन है, जो माइंड है, ये एक्चुअली जो रीजनिंग हो रही होती है या नॉलेज को हम स्टोर कर रहे होते हैं या नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हम इफ़ एंड देन की फॉर्म में अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी हम देखते हैं एक सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना या अप्लाई करना आसान होता है। ए वाइड रेंज ऑफ नॉलेज टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन प्रोडक्शन रूल फॉर्मेट। कि इस फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट तरह की नॉलेज टाइप्स को आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। आप इसके अंदर सिंबॉलिक नॉलेज भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप प्रेडिकेट नॉलेज या आप इसके अंदर जनरल सेंटेंसेस को इजीली स्टोर कर सकते हैं। जितनी भी नॉलेज की टाइप्स हैं आप इनको आसानी से इस फॉर्मेट के अंदर लेके आ सकते हैं। So for the most suitable format for converting human knowledge into format suitable for symbolic representation in computer। कंप्यूटर के अंदर जो नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं आप सिंबॉलिक फॉर्म में, तो प्रोडक्शन रूल्स की मदद से आप इजीली जो ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन सूटेबल नॉलेज होता है उसको आप कंप्यूटर सूटेबल नॉलेज में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड द बॉल फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री। अब यहाँ पे देखें, आपके पास वही इफ़ की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो सेंटेंसेस आ रहे हैं और बीच में आपका एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ हो रहा है एंड का।
अब क्या हो रहा है कि इनमें ये दोनों सिचुएशंस ट्रू होंगी तब आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका ट्रू होगा। मींस अगर बैट्समैन हिट करता है बॉल को और बॉल फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री, देन आप कह सकते हैं कि इट्स ए सिक्सर। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं होगा। इसी तरह आप अगर यहाँ पे और यूज़ करते हैं एंड की जगह, तो अगर आपकी उसमें से एक सेंटेंस ट्रू होता है तो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो सकता है। तो आप डिफरेंट कनेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन रूल्स के अंदर, और डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करके आप कम्प्लेक्स प्रोडक्शन रूल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। These rules has the ability to present details about objects, their characteristics, their relationships and necessary actions to be taken. प्रोडक्शन रूल्स की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स की डिटेल और उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके आपस में जो रिलेशन है और उसके जो एक्शंस जो परफॉर्म कर सकते हैं आप उनके ऊपर, उनको आप इजीली मेंशन कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रोडक्शन रूल्स की सूरत में। These rules form a knowledge base which then becomes part of the production system. कि आप जब इस तरह के बहुत सारे रूल्स बना लेते हैं प्रोडक्शन रूल्स, तो वो एक्चुअली आपका एक नॉलेज बेस बन जाता है और वो आपके प्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट होता है। प्रोडक्शन सिस्टम को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम आपके पास ए प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है उनमें आप प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं या प्रोडक्शन सिस्टम की मदद से आप उनको बना सकते हैं। With the help of it, the automation of various types of machines has become an easy task. प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से आप इजीली चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। दैट फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और डिफरेंट तरह की जो मशीनरी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम को यूज़ करते हुए। द सेट ऑफ रूल्स इन ए प्रोडक्शन सिस्टम डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ ए मशीन, कि आपके प्रोडक्शन सिस्टम में जितने ज़्यादा प्रोडक्शन रूल्स होंगे या जिस टाइप के प्रोडक्शन रूल्स होंगे वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है या आपकी जो मशीन का जो बिहेवियर है वो किस टाइप का होगा। तो जितने अच्छे प्रोडक्शन रूल्स बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका मशीन का बिहेवियर होगा। इट हेल्प्स द मशीन रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स, यानी मशीन्स ने अगर सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन के लिए या उस इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन के लिए प्रोडक्शन रूल्स या प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्रेंस आर्किटेक्चर दैट डिफाइन स्पेसिफिक एक्शंस एज पर सर्टन रूल्स, कि ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक एक्शंस जो है उनको डिफ़ाइन करता है सर्टन रूल्स की मदद से, यानी ये रूल्स होंगे तो ये एक्शन आपने परफॉर्म करना है। A production system consists of knowledge base plus a working memory and a control or inference mechanism. तीन चीज़ें मोस्टली प्रोडक्शन सिस्टम में होती हैं। एक तो आपका नॉलेज बेस होता है, दूसरा आपकी वर्किंग मेमोरी होती है और तीसरा आपके पास कंट्रोल और इन्फ्रेंस मैकेनिज़्म होता है। इन तीनों को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। कंपोनेंट इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लोबल डेटाबेस होता है और एक नॉलेज बेस होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि नॉलेज बेस जो है वो आपके ग्लोबल डेटाबेस को या वर्किंग मेमोरी जिसे आप कहते हैं उसको यूज़ कर रहा होता है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल डेटाबेस क्या होता है आपके पास, या वर्किंग मेमोरी जिसे हम कहते हैं। ग्लोबल डेटाबेस आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी कंसिस्ट ऑफ आर्किटेक्चर यूज एज सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर। ये आपके पास एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो कि एज ए सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा होता है। इसके अंदर आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है, ऐसा डेटा जो कि डेटा आपके पास ऐसा होता है जिसके ऊपर आपने कोई
ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या आपके पास ऐसा डेटा होता है जो कि किसी न किसी हवाले से टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है। A database contains all the necessary data and information required for the successful completion of the task. कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए जो डेटाबेस है इसके अंदर आपका कुछ डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज परमानेंट एंड टेम्परेरी। आपका ग्लोबल डेटाबेस या वर्किंग मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट पार्ट ऑफ द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन। जो परमानेंट पार्ट होता है उसके अंदर जो डेटा होता है वो फिक्स्ड एक्शन की फॉर्म में होता है, यानी ऐसे एक्शंस जो कि फिक्स होते हैं और उन्होंने अप्लाई होना होता है, वो किसी इनपुट पे डिपेंड करते हैं, यानी एक ख़ास तरह की इनपुट आएगी तो उन्होंने अप्लाई होना होता है। वो वेरिएशंस पे डिपेंड नहीं करते, यानी वो ये नहीं देखते कि मुझे इस तरह की इनपुट आएगी तो मैं ये एक्शन परफॉर्म करूँगा, और अगर किसी और तरह की इनपुट आएगी तो मैंने एक्शन नंबर 2 परफॉर्म करना है। उन्होंने बस एक ही एक्शन परफॉर्म करना होता है जो कि वो हर तरह के डेटा के लिए परफॉर्म करते हैं। Whereas the temporary part alters according to circumstances. लेकिन जो टेम्परेरी पार्ट होता है या टेम्परेरी मेमोरी होती है वो सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स को देखकर खुद को आल्टर करती है। वर्किंग मेमोरी इज़ गिवन विद सम इनिशियल कंडीशंस और गोल्स टू बी अचीव्ड। अब जो आपका टास्क जो आपने अचीव करना होता है उसके बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है और जो आप गोल हासिल करना चाहते हैं या जो टास्क जो रिज़ल्ट आप अचीव करना चाहते हैं, ये दोनों इन्फॉर्मेशंस आपने ग्लोबल डेटाबेस में देनी होती हैं या उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं कि आपका डेटा कौन सा है जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एट द एंड उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपके डेटा में क्या चेंज आनी चाहिए या आपकी गोल स्टेट कौन सी है, वो इंफॉर्मेशन आपकी इस ग्लोबल डेटाबेस के अंदर या वर्किंग मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है, जो कि नॉलेज बेस की मदद से चेंज भी हो सकती है और वो फिक्स भी होती है। नेक्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट है वो है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में आपके पास दो सब कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास रूल बेस और एक है आपके पास फैक्चुअल डेटा। फैक्चुअल डेटा आपके पास ऐसा डेटा होता है जो कि फैक्ट्स की बेस पे बना हुआ होता है, यानी वो मोस्टली वो ऐसा डेटा होता है जो कि चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन दूसरा डेटा आपके पास रूल बेस्ड डेटा ऐसा डेटा है जो कि हमने प्रोडक्शन रूल्स डिस्कस किए हैं कि कुछ एक्शंस होते हैं जो कि किसी इनपुट की बेस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं हम, और उनकी हम बहुत सारे रूल्स बना रहे होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन रूल्स कहते हैं। तो वो प्रोडक्शन रूल्स सारे के सारे यहाँ रूल बेस के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और वही आपका जो कंट्रोल सिस्टम है या इन्फ्रेंस इंजन है ये इन दोनों को डील कर रहा होता है, एक्टिव मेमोरी को भी और नॉलेज बेस को भी। और इस सारे का जो रिज़ल्ट होता है वो एक्चुअली आपका यूज़र के साथ कम्युनिकेट हो रहा होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आपके पास प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं? दीज आर द रूल्स और सेट ऑफ रूल्स दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा फेच फ्रॉम द ग्लोबल डेटाबेस। अब जो वर्किंग मेमोरी है या जो ग्लोबल डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा पड़ा होता है, हम उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई करते हैं उनको हम प्रोडक्शन रूल्स कहते हैं। आल्सो दीज प्रोडक्शन रूल्स आर बाउंड विद प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन दैट गेट्स चेक बाय द डेटाबेसेस। अब आपके जो प्रोडक्शन रूल्स हैं इसमें कुछ प्री कंडीशंस होती हैं और कुछ पोस्ट कंडीशंस होती हैं, यानी कुछ कंडीशंस और कुछ एक्शंस होते हैं, और वो किस तरह अप्लाई करने होते हैं या कैसे अप्लाई होंगे उस ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर, ये जो है डिसाइड करता है आपका एक और सिस्टम जो कि कंट्रोल सिस्टम होता है। इफ़ एन एक्शन इज़ पास थ्रू ए प्रोडक्शन रूल एंड गेट्स सेटिस्फाइड बाय द ग्लोबल डेटाबेस, अगर आपका कोई कंडीशन है जो कि
प्रोडक्शन रूल जिसको एक्नॉलेज कर रहे हैं या जिसको वो पास कर रहे हैं या उसको जिसको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसी है जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन रूल अप्लाई हो सकता है, देन द रूल इज़ सक्सेसफुली अप्लाइड। तो वो रूल जो है वो सक्सेसफुली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर रूल्स अप्लाई अगर हो सकता है तब आपने उसके ऊपर रूल अप्लाई करना है। द रूल्स आर ऑफ द फॉर्म ए एम्प्लॉयज़ बी। जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो उनकी जो फॉर्म है वो ए एम्प्लॉयज़ बी की तरह होती है, यानी इफ़ ए एंड देन बी, वेयर द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द आउटकम corresponding to the problem state presented by the left hand side। यानी जो राइट हैंड साइड पे आपका जो आउटकम है वो डिपेंड करती है लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो डेटा है या जो स्टेट है, वही आपकी जो कंडीशन है उस पे डिपेंड कर रहा होता है आपका एक्शन। तो प्रोडक्शन रूल सिंपली आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं कि जो वर्किंग मेमोरी में जो डेटा होता है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन उस केस में अगर वो अप्लाई हो सकते हैं, अगर वो नहीं अप्लाई हो सकते तो वो अप्लाई नहीं होते। थर्ड चीज़ है आपके पास कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, यानी रूल्स को, प्रोडक्शन रूल्स को वर्किंग मेमोरी के ऊपर अप्लाई करवाने का जो काम है वो आपका कंट्रोल सिस्टम करता है। कैसे करता है कंट्रोल सिस्टम, या इसको आप इन्फ्रेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। सर्चेस थ्रू द नॉलेज बेस looking for the rules that match the initial conditions or goals stored in the working memory। कि ये नॉलेज बेस से जिसके अंदर प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ये वहाँ से रूल्स को देखता है और उनको अप्लाई करता है अपने गोल्स के ऊपर, जो गोल्स स्टोर्ड होते हैं आपकी वर्किंग मेमोरी के अंदर या ग्लोबल डेटाबेस के अंदर, और देखता है कि वो अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। द कंट्रोल सिस्टम चेक्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल, कि वो रूल की एप्लीकेबल होने को देखता है कि आया कि आपका रूल जो है वो उस डेटा के ऊपर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। इट हेल्प्स डिसाइड विच रूल शुड बी अप्लाइड एंड टर्मिनेट्स द प्रोसेस व्हेन द सिस्टम गिव्स द करेक्ट आउटपुट। कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा रूल जो है वो आपने डेटा के ऊपर किस वक्त अप्लाई करना है, और ये भी देखता है कि जब आपका सिस्टम करेक्ट आउटपुट दे रहा हो या उसने गोल अचीव कर लिया हो तो तब आपने वो रूल्स अप्लाई करना बंद कर देने हैं। इट आल्सो रिजॉल्व्स द कन्फ्लिक्ट ऑफ मल्टीपल कंडीशंस अराइविंग एट द सेम टाइम। ये क्या करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं या मल्टीपल रूल्स किसी डेटा पे अप्लाई हो रहे हैं और कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आप डिसाइड करना है कि कौन सा रूल अप्लाई किया जाए और कौन सा ना किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल सिस्टम रिजॉल्व करता है। द स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ रूल्स दैट कंपेयर्स द कंडीशंस फ्रॉम द ग्लोबल डेटाबेस टू रीच द करेक्ट रिजल्ट। अब जो आपका सीक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है, यानी आपके पास अगर 3 रूल्स हैं और आपने तीनों अप्लाई करने हैं तो आपने किस सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं, इसकी स्ट्रेटजी जो बनाता है वो भी कंट्रोल सिस्टम बना रहा होता है। नाउ लेट अस लुक इनटू एन एग्जांपल के प्रोडक्शन सिस्टम काम कैसे करता है और आपके रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स को कैसे यूज़ करता है। अच्छा, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। सॉर्ट मीन्स कि हम उसका पैटर्न जो है या जो उसका जो ऑर्डर है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल करना चाह रहे हैं, ABC अप टू Z। अब हमारे पास इनिशियल स्ट्रिंग है CBACA। ये हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है जिसको हम चाहते हैं कि इसको सॉर्ट करें, और किस फॉर्म में सॉर्ट हो, हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए कि AABCC, यानी एक ऑर्डर में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम को किस तरह हम यूटिलाइज़ करेंगे। द प्रोडक्शन रूल्स दैट वी हैव यूज फॉर सॉर्टिंग विल बी इनेबल्ड व्हेन इट सेटिस्फाई द कंडीशन बाय फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग इन द मेमोरी। अब ये जो इनिशियल स्ट्रिंग है और जो है ये आपके पास मेमोरी के अंदर सेव होगी, जिसको आप वर्किंग मेमोरी कहते हैं। इसी तरह आपके प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो आपके
प्रोडक्शन रूल के कंपोनेंट के अंदर मौजूद होंगे। अब होता क्या है कि प्रोडक्शन रूल्स दैट वी यूज़ फॉर सॉर्टिंग विल बी इनेबल्ड व्हेन इट सेटिस्फाइड द कंडीशन बाय फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग इन द मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर और प्रोडक्शन रूल को जो आपस में जो चीज़ आपस में मैप कर रही है वो कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि इस वाले स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग्स को फाइंड करता है और देखता है कि उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई होगा जिसकी मदद से इनको हम इन ऑर्डर कर सकते हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर रूल इज़ सिलेक्टेड, यानी एक ऐसा रूल जो कि इस पे अप्लाई करके हम इस डेटा को इसकी फॉर्म में लेके आएँ, तो क्या करता है, इट रिप्लेसेस द मैच्ड स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल। अब प्रोडक्शन रूल के जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका एक इनपुट होगी और राइट हैंड साइड पे आपका रिज़ल्ट होगा। तो ये आपका स्पेसिफिक जो रूल्स हैं जो कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो वो वाले रूल्स क्या करते हैं, इस डेटा पे अप्लाई होंगे और जो आउटपुट आ रही होगी उसको हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस करते जाएंगे, तो आपके पास इस तरह का फाइनल स्ट्रिंग जो है वो आपको मिल जाएगा। The loop of production rules will iterate until it finds the correct output. तो जब तक इस डेटा से ये वाली आउटपुट आपको नहीं मिलती तब तक इस डेटा के ऊपर आपके डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई होते रहेंगे और इस डेटा को वो रिप्लेस करता रहेगा। यानी अगर आपके इस डेटा पे किसी सब स्ट्रिंग के ऊपर प्रोडक्शन रूल अप्लाई होता है और उसकी वजह से वो सब स्ट्रिंग जो है वो सॉर्ट हो जाता है, तो तब तक ये सॉर्ट होता रहेगा या तब तक वो रूल्स इस पे अप्लाई होते रहेंगे जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आ जाता। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन प्रोडक्शन रूल्स हैं जो कि आपके मेमोरी में आपकी जो प्रोडक्शन रूल्स का जो कंपोनेंट उसमें आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो आपके पास 3 रूल्स हैं। एक ये कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ BA then it implies that AB, यानी अगर BA आपको कहीं मिलता है उस स्ट्रिंग के अंदर तो आप उसको AB में कन्वर्ट करो। इसी तरह एक और दूसरा रूल है कि अगर आपको CA मिल रहा है तो आप उसको AC में कन्वर्ट करो, मीन्स कि उसको सॉर्ट कर दो। इस तरह आप CB मिल रहा है तो आप उसको सॉर्ट करके BC कर दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो लफ्ज़ों का ऑर्डर है वो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो 3 आपके पास रूल्स हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे कैसे काम हो रहा है। वर्किंग मेमोरी से आपके जो डेटा है उसके ऊपर आपका रूल्स अप्लाई हो रहे हैं 1 बाय 1 और जितने भी रूल्स हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं और उस डेटा में या वर्किंग मेमोरी में आपके डेटा को चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि 2 तरह का डेटा होता है, एक परमानेंट होता है और एक आपका चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो डेटा जो कि फैक्चुअल नहीं है वो आपका चेंज हो रहा होता है और दोबारा उसके ऊपर लूप चलती है। जब तक वो चेंज हो रहा होता है तब तक ये लूप आपकी या प्रोडक्शन रूल उसके ऊपर अप्लाई होते रहते हैं। एग्जांपल देखें कि आपके पास इनिशियल स्ट्रिंग ये था CBACA। अब इसके ऊपर आपके इनिशियली जो है 1, 2 और 3 आपके प्रोडक्शन रूल्स आपके पास अवेलेबल हैं और तीनों अप्लाई हो रहे हैं। मींस कि आपके पास BA, यहाँ पे देखें BA आपके पास मौजूद है, ये आपके पास B और A, तो ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये AB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। इसी तरह आपके पास रूल नंबर 2 में क्या है, CA यहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये रूल भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे रूल 2 भी अप्लाई हो सकता है और रूल 3 के अंदर CB है, CB इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो CBA इंटू BC, तो ये रूल नंबर 3 भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर कौन सा रूल इनमें से अप्लाई करना है।
तो हम इसको किसी भी आर्डर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको जिस तरह रूल्स का सीक्वेंस है उस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे जिस तरह पैटर्न बना हुआ है इसमें आप देखें कि जो लफ्ज़ पहले आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल उस पर अप्लाई होता है वो वाला अप्लाई कर लें। यहाँ पे जो इसने स्कीम फॉलो की हुई है वो रूल के सीक्वेंस वाइज फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं जो कि आप जिनका आपस में कन्फ्लिक्ट है, तो उसने रूल नंबर 1 अप्लाई किया हुआ। रूल नंबर 1 अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि बी ए कन्वर्ट हो गया ए बी में। तो यहाँ पे जो बी ए था ये कन्वर्ट हो गया ए बी के अंदर, और बाकी सी एज इट इज़ रहा और सी ए बी एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि सी ए ये वाला रूल नंबर 2 अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर, और इसके अलावा और कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, रूल नंबर 2 अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ एक सब स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकता है जो कि फर्स्ट वाला है। तो उसने सी ए पे अप्लाई किया और उसको चेंज करके ए सी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे फिर इस स्ट्रिंग के ऊपर 2 रूल्स हैं जो कि अप्लाई हो सकते हैं, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, सी ए को ए सी में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स सी ए को ए सी में कन्वर्ट कर रहा है, और रूल नंबर 3 सी बी को बी सी में कन्वर्ट कर रहा है, सी बी इंटू बी सी। तो आपने सीक्वेंस वाइज करना है, तो रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 में सी ए को उसने ए सी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तरह यहाँ पे दोबारा 2 रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपने सीक्वेंस वाइज रूल नंबर 1 अप्लाई किया और यहाँ पे बी ए को ए बी में आपने कन्वर्ट कर लिया ये। इसी तरह यहाँ पे आपका जस्ट रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, तो आपने उसको अप्लाई किया तो आपका सी ए कन्वर्ट हो गया ए सी में। इसी तरह यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है, तो सी बी आपका कन्वर्ट हो गया बी सी के अंदर। अब यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब है आपका स्ट्रिंग जो है वो ऑलरेडी सीक्वेंस में आ गया है, तो यहाँ पे आप इसको हाल्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके रूल्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जब तक कि डेटा सॉर्ट नहीं हो जाता। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोडक्शन रूल्स की जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिडक्टिव इन्फ्रेंस रूल, यानी प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, उसमें आपके पास इन्फ्रेंस रूल्स भी आ जाते हैं। और इन्फ्रेंस हमने 2 तरह की पढ़ी थी, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव, जिसमें हम एक में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और एक से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें कि ये अप्लाई कैसे होते हैं। ए इम्प्लाइज देयर आर 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी। ए में आप कह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेल, और बी में आप कह रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम, और ए इम्प्लाइज बी में आप कह रहे हैं कि इफ़ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेल देन द स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। तो ये वाला आपका एक रूल है, ए देयरफॉर ए इम्प्लाइज बी देयरफॉर बी। तो अगर आप इफ़ ए देन बी करेंगे और उसकी आउटपुट जो है वो जो इन्फ्रेंस है वो बी आएगा, या जो उसका रिज़ल्ट है वो बी आएगा। तो आपने यहाँ पे जो आउटपुट में वो आपने यहाँ पे बी दे दिया। तो ये आपने कुछ रूल्स देखे थे इन्फ्रेंस रूल, तो उनके मुताबिक अगर वो जो फार्मूला अगर करेक्ट है तो आप उसकी जो डिडक्शन उसकी जो इन्फ्रेंस है वो आप कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट अगर पहली 2 कंडीशंस ट्रू हैं तो आप उसकी जो कंक्लूजन है उसको ट्रू कर सकते हैं। तो ये भी उसी की एक एग्जांपल है, और ये ओवरऑल ये मिल के एक प्रोडक्शन रूल बना रहे हैं। इसी तरह आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर भी आप जब यहाँ पे देखें एग्जांपल में, उसी तरह ए बी और उसकी आउटपुट है, ए के अंदर ऑल द स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम, और बी के अंदर द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेल, और बी इम्प्लाइज ए का मतलब है कि इफ़ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेल देन द स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। अब इन दोनों का जब आप एंड लेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो ए आ जाएगा। आप इससे इन्फर कर सकते हैं ए को। तो ये आपका एक प्रोडक्शन रूल, इसकी भी एक एग्जांपल है। और
इसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट्स की हमने बात की थी कि हम कन्फ्लिक्ट को किस तरह रिज़ॉल्व करते हैं कि एक ही चीज़ पे अगर एक से ज़्यादा रूल्स अप्लाई हों तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म अप्लाई करेंगे। तो उसमें आप कोई भी पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व, जिस तरह हमने सीक्वेंस वाइज प्रोडक्शन रूल्स जिस तरह लिखे हुए थे उसी तरह अप्लाई किए। आप उसको पैटर्न में जो पहले अगर सब स्ट्रिंग है तो आप उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या और कोई दूसरी स्कीम भी इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। Hence, by using the production rules and 7 iterations, we were able to convert the string CBACA to AABCC. In the lecture, we understood how production rules and artificial intelligence help provide a machine with the ability to perform a task. अब प्रोडक्शन रूल्स या प्रोडक्शन सिस्टम की जो एक क्लासिक एग्जांपल है वो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। एक्सपर्ट सिस्टम को हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखें कि एक्सपर्ट सिस्टम जो मोस्टली डेवलप होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन रूल्स को या प्रोडक्शन सिस्टम्स से को यूज़ करके वो एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन रूल्स को देखेंगे और कुछ हम स्पेसिफ़िक टॉपिक जो रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे।